Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Sumaira Yunus and I will teach you history. बेटा हमारा हिस्ट्री में आपको पता है 7 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लेक्चर नंबर 8 जो है वो उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है और चैप्टर टाइटल है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। इसमें हम लोग आज लास्ट 2 टॉपिक जो हैं उसमें डिस्कस करेंगे। 2 एक्ट हमारे, इससे पहले 3 एक्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्ट ऑफ 1958 भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्ट ऑफ 1861 भी 1861 भी डिस्कस कर चुके हैं। एक एक्ट ऑफ 1892 भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम 20th ईरा में आते हैं तो हम एक्ट ऑफ 1909 डिस्कस करेंगे और इसके बाद 1919 खैर इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस एक्ट तक बहुत सारी रेवोल्यूशंस जो हैं वो आ चुकी थी। अब इंडियंस जो हैं उसमें चाहे हिंदू थे चाहे मुस्लिम थे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गए थे। उनको पॉलिटिक्स अब काफ़ी हद तक समझ में आ जाना शुरू हो गई थी और अब वो ब्रिटिशर के हाथ ज़्यादा देर तक जो है वो पपेट बनने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब इसमें बड़ी रेवोल्यूशंस होनी है, इस एक्ट में बड़े चेंजिंग्स आने हैं। उससे पहले आपको पता है जो मुसलमान थे वो भी एक उभर के बाहर आ चुके थे। फॉर्मेशन ऑफ इंडिया जो है मुस्लिम लीग वो भी हो चुकी थी। उसके अलावा आपको पता है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था जिसका मुस्लिम्स को इनडायरेक्टली मतलब वो बेसिकली मुस्लिम्स के लिए तो नहीं था लेकिन वो ब्रिटिशर ने अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था जिसका फ़ायदा मुस्लिम्स को हो गया जो कि इंडियंस को जो हिंदू कम्युनिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसने उसके ख़िलाफ़ रिवोल्ट्स करना मतलब बाकायदा जो है मूवमेंट्स चलाना शुरू कर दी जिससे मुस्लिम्स को ये तो क्लियर हो गया कि हिंदू जो हैं वो किसी तरह से भी मुस्लिम्स की फेवर में नहीं हैं। तो जो हमने फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुई जो कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बनी मुस्लिम लीग, उसमें ये एक अहम उनका नुक्ता था कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट की इजाज़त दी जाए। तो ये आप लोग कहें उससे पहले आपको पता है काफ़ी चेंजिंग्स जिसमें मिंटो के पास जो है शिमला के मकाम पे कुछ शिमला वफ़द था जिसमें हमारे कोई 35 मेंबर्स मुस्लिम मेंबर्स जो थे वो वहाँ पे गए थे मिंटो के पास और उसके सामने अपना जो एक कुछ डेलीगेशन जो भी गया था उसने अपने कुछ मुतालबात रखे थे जिनमें उन्होंने कहा था कि जहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में जॉइंट इलेक्टोरेट के बेस पे मुसलमानों के साथ जो है वो इंसाफ से पेश नहीं आ रहे तो इसलिए मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट की इजाज़त दी जाए। तो उस टाइम मिंटो ने जो है लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया था और उसने कहा था कि एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना के आप लोग आएँ ताकि आपके मुतालबात सुने जाएं। तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाने का मतलब ये था कि कोई अपनी पार्टी बनाओ, उस पार्टी की रिप्रेजेंटेशन के तहत आप लोग आओ ताकि आपके मुतालबात को जो है वो सीरियस लिया जा सके। तो इसी के रिज़ल्ट में 1906 में जो है मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई। तो बाद में जो है उसी जो मुस्लिम लीग जो है उसने मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बनी और उसने अपने जो मुतालबात हैं वो ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखे और उसका रिज़ल्ट हमें मिंटो मोर्ले रिफॉर्म जिसको इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है उसमें हमें वो रिज़ल्ट सामने नज़र आएगा। तो आइए हम अपने एक्ट की तरफ चलते हैं कि द इंडियन कौंसिल एक्ट 1909, इस एक्ट को 1909 एक्ट को हम मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 बंधु ने मिलके जो है रिफॉर्म्स लाई थी। इनमें से एक मिंटो था, दूसरा मोर्ले था। मिंटो उस टाइम, मोर्ले कौन था? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन था? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंडिया का वो बंदा था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठ के इंडिया के जो लॉज होते थे, इंडिया के लिए कवानीन बनाता था। इंडिया को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में
रिप्रेजेंट करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में मौजूद होकर वहाँ पे जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करता था, तो उसको हम कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मोले था, और दूसरा बंदा जो था लॉर्ड मेंटो जो था वो वायसराय ऑफ इंडिया में था, जो कि इंडिया में मौजूद इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वो हमारा जो था वो मेंटो था। इन दोनों पर्सन ने मिल के जो है वो ये रिफॉर्म्स लाई थी। दैट्स वाई दीज रिफॉर्म्स आर कॉल्ड मेंटो मोले रिफॉर्म्स। ओके, अंडरस्टूड। तो इसलिए इनको मेंटो मोले रिफॉर्म कहते हैं। इसमें कुछ इसके फीचर्स हम पढ़ेंगे। इन फीचर्स में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि अंडर द एक्ट इस जो एक सबसे बड़ा जो चेंज आ रहा था वो ये था कि इंडियन 61 का असेंबली थी, एक्ट था 1861 का, उसमें कुछ मेंबर्स नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियन जो है वो शामिल किए थे। ऑलमोस्ट 5% आई थिंक शामिल किए थे, या 4% इस तरह से शामिल किए थे। फिर आप जब 92 का एक्ट आया तो 92 में मेंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर दिए गए। लेकिन जब 1909 का एक्ट आया तो उसमें जो है सेंट्रल लेवल पे तो इंक्रीज़ हुए ही पर्सन, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे काफ़ी तादाद में जो है वो इंडियन जो हैं वो सिलेक्ट होना शुरू हो गए थे। अंडर द एक्ट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर इंक्रीज। इट वाज फिक्स्ड 54 इन बंगाल, 49 in Bombay, 49 in Madaris, 50 in United Province, 27 in Punjab and 18 in Burma। ये तमाम के तमाम मेंबर्स कहाँ के थे? इंडियंस मेंबर थे, जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, जो कि प्रोविंसेस के अंदर जो है वो ये लॉ फॉर्मेशन करते थे। इनमें जो लोग होते थे वो किसी न किसी एलीट क्लास से बिलोंग करते थे, मतलब आम लोग नहीं थे, एलीट क्लास से बिलोंग करते थे। कोई जागीरदार थे, कोई ज़िम्मेदार थे, कोई मतलब बिजनेसमैन थे, कोई म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर्स थे, इस तरह के लोग, कोई चैम्बर ऑफ बंगाल के मेंबर्स थे। ठीक है, तो इस तरह के लोग थे जो कि इस टाइम जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके मेंबर थे, और उसके लिए जो है लॉ फॉर्मेशन करते थे। फाइनली उन लॉज को जो है वो अप्रूवल जो होता था वो वायसराय करता था। अच्छा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60। आपने एक्ट ऑफ उस पढ़ा था 61, एक्ट ऑफ 1861, उसमें मेंबर की तादाद थी 6 to 12। उसके बाद 6 थी, 6 से इंक्रीज़ करके 12 कर दी गई, फिर 12 से 16 एक्ट इंक्रीज़ की गई 92 एक्ट में। और अब चूँकि 1909 एक्ट में 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई, लेकिन अभी भी जो है ऑफिशियल मेंबर की तादाद जो थी वो नॉन ऑफिशियल से जो थी वो ज़्यादा थी। उसके बाद जो है 2 इंडियन मेंबर्स वर इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अच्छा, एक जो बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई थी इसमें, वो ये 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगी। एक तो अचीवमेंट ये हुई थी कि आपको पता है, एक तो आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बनती थी, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन एक काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक अलग काउंसिल होती थी, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक अलग होती थी। ठीक है, जो कि गवर्नर जनरल के अंडर होती थी। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल बेसिकली वायसराय को ही बोला जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बारे में तो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी जो कि पूरे के पूरे स्टेट के लिए लॉज फॉर्मेट करती थी। ठीक है, अब जो होती थी आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो फॉर्मेशन करती थी लॉज ओनली जो उनका प्रोविंस होता था उसके बारे में। लेकिन हमारी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसकी भी एक अपनी काउंसिल होती थी, और जो हमारा गवर्नर जनरल जो कि वायसराय ऑफ इंडिया कहलाता था उसकी भी अपनी एक काउंसिल होती थी। तो
1909 एक्ट में पहली दफ़ा जो है वो यहाँ पे 2 इंडियंस को सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की काउंसिल में शामिल किया गया और 1 इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल की उसमें शामिल किया गया। अंडरस्टूड? बात समझ आई आपको कि पहले तो लेजिस्लेटिव और सेंट्रल में बराए नाम अथॉरिटी इंडियंस को दी गई थी, लेकिन हमारा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी एक अलग काउंसिल थी और जो हमारा गवर्नर जनरल है उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उनमें अभी तक जो 1909 से पहले तक जितने भी एक्ट थे उन एक्ट में इन लोगों को शामिल नहीं किया गया था। अब जो एक्ट आया 1909 का एक्ट, 1909 के एक्ट में जो है 2 इंडियंस को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल में शामिल किया गया और जो 1 इंडियन है उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल की उसमें शामिल किया गया। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि वहाँ के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी, ठीक है, 1909 एक्ट मेंटो मोले रिफॉर्म जिस नाम से जाना जाता है, उसमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई थी फॉर द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट वो ये थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम पहली दफ़ा जो है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम पहली दफ़ा एक्सेप्ट किया था ब्रिटिशर ने। उससे तो पहले मुस्लिम्स की कोई आइडेंटिटी ही मानने को तैयार नहीं था। लेकिन आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी लेक्चर स्टार्ट आने से पहले कि इंडिया शिमला वफ्त में हमारा एक डेलीगेशन गया था 35 मेंबर्स पे और उन्होंने जाके मुस्लिम्स के जो डिमांड्स थी वो मुतालबात थे वो वहाँ के वायसराय ऑफ इंडिया के सामने रखे थे और उन्हें बताया था कि मुस्लिम्स की ये डिमांड्स हैं। तो उसने कहा था कि प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाएं, उसके तहत आके हमारी जो अपनी डिमांड्स हैं वो दें। और फिर हमारी फॉर्मेशन हुई थी मुस्लिम लीग की और फिर जो है डिमांड्स हम अपनी प्रेजेंट करते रहे और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 1909 के एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुसलमानों का जो है वो एक्सेप्ट किया गया, जो मुसलमानों के लिए, जो मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ थी। तो ये था बेटा हमारा 1909 का एक्ट जो कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, इंडियन हिस्ट्री में मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई थी, मतलब इंडियंस अब प्रॉपर तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा उनको हाव ना हो गई थी पॉलिटिक्स के बारे में और उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है अब वो ब्रिटिशर को अच्छी तरह से प्रेशराइज भी कर सकते थे, करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये 1909 एक्ट जो कि मेंटो मोले रिफॉर्म एक्ट भी कहा जाता है इसे, इसमें इंडियंस के लिए काफ़ी रिफॉर्म्स हुई थी और ये तमाम चीज़ें जो है अभी मैंने आपसे डिस्कस की हैं। अभी जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 जिसको बोला जाता है मंथेगो क्लेम्सफर्ड रिफॉर्म्ड। उतर मंथेगो आपको पता है वो था वहाँ का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और जो क्लेम्सफर्ड था वो यहाँ का वायसराय ऑफ इंडिया था। उन्होंने मिलकर कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, उसके बारे में जो है वो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के टाइम पे भी बहुत सारी चेंजिंग्स आ चुकी थी। इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ थी वो ये थी कि उस टाइम तक फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो लड़ी जा रही थी, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ जिसमें आपकी शामिल, जिनको इत्तेहादी अलाइज भी बोला जाता है, इत्तेहादी भी बोला जाता है उर्दू में, ठीक है, और वो जर्मनी के ख़िलाफ़ जो है, जो मेन वहाँ पे कंट्री थी जर्मनी, जो कि उसके साथ उस टाइम ऑस्ट्रिया और दे रहे थे, वो उसके ख़िलाफ़ जो है इनका एक वर्ल्ड वार 2 जो है, वर्ल्ड वार 1 जो कि 1913 से स्टार्ट हुई और ऑलमोस्ट 1919 में जाके ये ख़त्म हुई है। तो ये जंग जो थी वो जारी थी 1919 में या 1920
223 में जाके इसका जो है कंप्लीट ख़त्मा हुआ है। तो इस के हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि ये क्या था। अंडर द एक्ट ऑफ 1919 द सेंट्रल, अच्छा इसमें ना बात क्या हुई थी कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 में हम लोग तो चूँकि उस टाइम मुस्लिम ममालिक तुर्की जो था वो उस टाइम साथ दे रहा था जर्मनी का, तो हमारी तो जो तमाम की तमाम साथ था मुस्लिम्स वहाँ के जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का था। खिलाफत मूवमेंट आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, उसके बारे में बताऊंगी मैं कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी हम लोगों ने, क्योंकि तुर्की में हमारे कुछ मुक़द्दस मकामात थे जिनको सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे उन्होंने ये कहा था कि हम लोग जो है वो हर हाल में वहाँ का साथ देंगे। खैर बहरहाल हम उसकी तरफ बाद में जाएंगे, पहले तो ये करेंगे कि जब वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई तो वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटिशर ने इंडियंस के साथ पहले तो ये प्रॉमिस किया कि हम इसके बाद इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे, मतलब उनके अच्छे के लिए हम उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ देंगे। गांधी और दूसरे लीडर्स को ये लगा कि शायद वर्ल्ड वार 1 जीतने के बाद ब्रिटिशर जो है वो यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि जर्मनी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी था। तो इनका गांधी और दूसरे लीडर जो थे उनको ये था कि शायद ब्रिटिशर जीतने के बाद सरप्राइज़ ये देना चाहेंगे वो इंडिया को छोड़ के जाएँ। तो गांधी और दूसरे जो इंडियंस लीडर थे, हिंदू लीडर थे, उनको तो यही लगता था कि अगर हम किसी तरह से मुसलमानों को अपने साथ मिला लें, फॉर द टाइम बिंग हम ब्रिटिशर को यहाँ से निकाल लें, तो ब्रिटिशर जब जाएंगे तो हम मुस्लिम्स के ऊपर भी जो है वो हुकूमत करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं और यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। और डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है कि जो मेजॉरिटी में पार्टी होती है उसी की जो है हुकूमत होगी यहाँ पर। खैर बहरहाल ये सारा सिस्टम चलता रहा। तो वर्ल्ड वार 2 का, और उसमें एंड में क्या हुआ कि ब्रिटिशर ने जो भी इंडियंस के साथ प्रोमिसेस किए थे, गांधी को समझ आ गई कि ब्रिटिशर उन प्रोमिसेस पे पूरा नहीं उतरेंगे, तो ब्रिटिश ने मुसलमानों को उबारा और ये खिलाफत मूवमेंट के लिए उबारा और उन्हें कहा कि हम प्रॉपर आप लोग का साथ देंगे। तो वो आपको पता है खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ, मुसलमानों ने अपना घर बार छोड़ के अफ़गानिस्तान की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ अफ़गान हुकूमत ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मुसलमानों को वापस आना पड़ा। इधर बहुत अपना सारा घर बार छोड़ के बच्चे स्कूल से निकाल के वो ले गए। जब वापस आए उधर अफ़गान हुकूमत ने भी उधर उन्हें नहीं जाने दिया। जब वो वापस आए तो यहाँ पे भी यहाँ तो सारा कुछ अपना बेच गए, तो यहाँ पे कैंप्स वगैरह लगा के बहुत ज़्यादा गुर्बत की लाइफ जो है वो फिर यहाँ पे गुजारने पे मजबूर हो गए। तो ये तमाम जो थी वो गांधी की एक आप लोग कहते हो कि चाल थी, जिसमें उसने मुसलमानों को सख्त नुकसान पहुँचाया। खैर मुसलमानों को काफ़ी हद तक समझ आ गई थी, लेकिन अब मेंटो मोले जो रिफॉर्म है, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उस टाइम इंडिया की सख्त डिस्टर्ब हो चुकी थी। लोगों का ब्रिटिशर के ऊपर से जो ट्रस्ट है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था। उन्हें पता चल गया कि पहले तो जब ब्रिटिशर आए और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 में कहा कि जो ब्रिटिश इंडिया है, जब उन्होंने ब्रिटिश इंडिया का वर्ड यूज़ किया तो उसी टाइम तमाम इंडियंस को ये पता चल गया कि ब्रिटिशर यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, वो अभी यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश इंडिया का है, मीन कि वो पावर में हाई पोजीशन पे वो खुद ही रहेंगे। तो अंडर द एक्ट ऑफ 1990 द सेंट्रल लेजिस्लेटिव आर इनलार्ज एंड रिफॉर्म्ड। अब जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया, उसमें बहुत ज़्यादा इंडियंस को शामिल कर दिया गया और उसमें काफ़ी ज़्यादा इस्लाहात जो हैं वो कर दी। इट बिकम अ बाय कैमरल लेजिस्लेचर, ये बात समझने की है जो इसमें है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर। बाय का मतलब होता है बेटा दो, टू, कि आपकी जो अब सेंट्रल हुकूमत होगी ना वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है। आपकी जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। वन इज अपर हाउस एंड सेकेंड इज लोअर हाउस।
अब मैं आपको बताऊंगी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये अपर हाउस लोअर हाउस क्या होता है। अपने मुल्क को देख लो, पाकिस्तान को देख लो। पाकिस्तान में दो टाइप की गवर्नमेंट है, एक आपकी है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो सिर्फ प्रोविंस के अंदर के मैटर्स को देखती है और प्रोविंस के लिए जो है वो लॉज बनाती है। और सेंट्रल क्या है, जो पूरे के पूरे मुल्क के लिए लॉ फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब सेंट्रल हुकूमत की जो पावर होती हैं वो दो डिपार्टमेंट में डिवाइड हुई होती हैं। वो दो डिपार्टमेंट कौन से हैं, दो हाउसेज में डिवाइड होती हैं, एक है अपर हाउस, एक है लोअर हाउस। पाकिस्तान में भी दो हाउसेज हैं सेंट्रल हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो हमारा पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, वन इज अपर हाउस एंड सेकंड इज लोअर हाउस। अपर हाउस आपका सेनेट है, लोअर हाउस आपका नेशनल असेंबली है। सेनेट के आपके मेंबर हैं 104 और नेशनल असेंबली के आपके मेंबर हैं 342। इसी तरह का सिस्टम आपके 1919 के एक्ट में इंडिया में जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, जिसमें आपका जो ये लॉ फॉर्मेशन होती थी ये दो हाउसेस के अंडर होती थी। वन इज़ अपर हाउस, सेकंड इज़ लोअर हाउस। जो अपर हाउस हैं उसमें टोटल मेंबर जो होते थे 145 मेंबर होते थे। टोटल कितने आपके अपर हाउस में मेंबर होते थे, सॉरी लोअर हाउस में 145 टोटल मेंबर हैं, ठीक है। और इसमें से इलेक्टेड जो हैं, अब मैं आपको इलेक्टेड और सिलेक्टेड बताऊंगी। इलेक्टेड जो हैं वो 104 हैं और जो सिलेक्टेड हैं 40 आर नॉमिनेटेड, जिनको आप सिलेक्टेड भी कहते हैं। ओके 40 टोटल मेंबर लोअर हाउस के कितने थे 145, उसमें से आपके 104 जो हैं वो मेंबर जो थे वो इलेक्टेड थे और 40 मेंबर जो थे इसमें सिलेक्टेड थे। और हर मेंबर जो है वो 3 साल के लिए जो है वो नॉमिनेट होता था, मतलब 3 साल के लिए टेन्योर जो नॉमिनेशन का होता था वो 3 ईयर। ये इलेक्ट होते थे, मतलब इलेक्ट का मतलब है कि कुछ लोग होते थे जो थ्रू इलेक्शन जो है वो इलेक्ट होके आए, वो 104 थे। और कुछ जो है उनको जो असेंबली में लोग मौजूद होते हैं वो उनको सिलेक्ट करते हैं, जिनको आप नॉमिनेटेड बॉडी कहते हो, और वो आपके मेंबर होंगे 40, ठीक है। ये लोअर हाउस के टोटल मेंबर हैं। लोअर हाउस के टोटल मेंबर कितने हैं 145, सॉरी इसमें 141 कर लेंगे, 1 कहाँ गया, ठीक है। इलेक्टेड 104 और नॉमिनेटेड 41 कहते हैं। आगे सेकंड है आपका वन नॉमिनेटेड फॉर द, अच्छा इनका टाइम ड्यूरेशन कितने होगा, कितनी देर तक ये हुकूमत में होंगे 3 ईयर्स। टेन्योर कितना होगा 3 ईयर। 3 ईयर में ये होता है कि आधे बंदे जो हैं यहाँ से चले जाते हैं, आधे न्यू आ जाते हैं, फिर वो जो पुराने वाले आधे रह जाते हैं वो 3 साल के बाद चले जाते हैं और फिर 3 साल के बाद नए बंदे आते हैं। तो ये इनका होता है। अब जो हमारा अपर हाउस है इनका जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स होता है। इसमें टोटल मेंबर जो होते हैं वो अपर हाउस वाज द काउंसिल ऑफ अ स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें इलेक्टेड जो हैं वो 33 हैं और सिलेक्टेड जो हैं वो नॉमिनेटेड जो हैं वो 27 है। तो ये तकरीबन हुए 58 मेंबर हैं। टोटल कितने हैं 58 मेंबर। चूँकि आप अब आपके अपर हाउस जो है जिसका सेनेट है उसमें आपके 104 हैं, आपका लोअर हाउस जो है उसके 342 हैं, लेकिन उस टाइम खैर आपकी जो इनका अपर हाउस का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका है 5 ईयर्स। उसके अलावा द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वाज कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर इंक्लूडिंग 3 इंडियंस। मैंने 1909 के एक्ट में आपको ये बात बताई थी कि 1909 के एक्ट में गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें सिर्फ एक इंडियन शामिल था, लेकिन अब जो है उसमें रिफॉर्म्स आई हैं और अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के टोटल 6 मेंबर हैं, 6 उसके पर्सनल मेंबर हैं और उन 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स जो हैं वो इंडियंस हैं और 3 जो हैं उनके अपने मेंबर्स हैं, ठीक है। आगे है द अफेयर पर्टेनिंग द लोकल गवर्नमेंट हेल्थ एजुकेशन। अच्छा
कुछ इनके जो प्रोविंसेस को जो अथॉरिटी दी गई है, कुछ उनके पास ट्रांसफ़र, कुछ रिजर्व इदारे हैं। अब कुछ ट्रांसफ़र में जो इनमें कुछ हैं लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन एंड पुलिस, ये तमाम इदारे जो हैं ये प्रोविंस के कंट्रोल में होगा। लेकिन जो इनका डिफेंस का मामला होगा, प्रोविंसेस का भी जो डिफेंस का मामला होगा, प्रोविंसेस का जो फाइनेंशियल इशू होगा, प्रोविंसेस का जो इसके अलावा रेलवे का, कम्युनिकेशन का जो इदारा होगा, ये तमाम इदारे किसके पास होंगे? सेंट्रल के पास उनकी पावर होगी। ठीक है, वो पावर डिवाइड है, सेंट्रल के पास इनकी पावर है। इनके पास कौन सी है? हेल्थ, एजुकेशन, उसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, ये तमाम जो लोकल गवर्नमेंट जो होती है, लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो होती है, इनके काउंसलर वगैरह, नाजिम वगैरह, ये प्रोविंशियल असेंबली के पास होंगे। तो देयर वुड बी डायरेक्ट इलेक्शन इन द एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल फ्रेंचाइज टू स्किल सिख कम्युनिटी। अब सिख कम्युनिटी को भी इसमें राइट दिए गए। तो ये था हमारा मेंथेगो क्लेमसफोर्ड रिफॉर्म 1919, जिसके बारे में इसमें जो मेजर काम हुआ वो बाई कैमरल जो है दियारकी निज़ाम इसको कहते होते हैं, जिसमें 2 हाउसेस बनाए गए, लोअर हाउस, अपर हाउस। लोअर हाउस के मेंबर हैं टोटल 145, जबकि अपर हाउस के टोटल मेंबर हैं 58। लोअर हाउस का जो डिपार्टमेंट है वो 3 इयर्स के लिए है, जो अपर हाउस का डिपार्टमेंट है वो 5 इयर्स के लिए है। उसके अलावा ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी मेंथेगो क्लेमसफोर्ड रिफॉर्म में हैं। दूसरी जो इसमें मेजर रिफॉर्म है, गवर्नर जनरल में नंबर ऑफ इंडियंस को है वो इंक्रीज़ कर दिया गया। तो ये था हमारा ये मेंटो मोले रिफॉर्म्स और इंडियन काउंसिल एक्ट 1990, जिसके ऊपर जो है हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप थ्रू कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरा नंबर आपके पास इस टाइम जो है वो होगा, आप मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। अब जो है हम अपने डायरी वर्क की तरफ जाते हैं। हमारा जो डायरी वर्क होगा वो क्या है? डायरी वर्क में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रह गया है बस। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा, ऑल MCQs प्लस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 आपने लर्न करना है। जी बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।